हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टोइकोमेस्ट्री का 7th लेक्चर आपका, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल। इस लेक्चर में देखो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एनोमर इपीमर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड जैसे आपने डायस्टेरियोमर एनेंशियोमर सब पढ़ लिया, ठीक, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी करी थी। तो आज जो हम आगे बढ़ने वाले हैं उसमें आपको प्रेजेंटेशन पढ़ाने वाला हूँ, मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बार रिप्रेजेंटेशन हमें आ गया, रिप्रेजेंट करने आ गया, तो फिर उसके जस्ट बाद मैं आपको सिखा दूंगा कि एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई कंपाउंड दिया गया है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया पर्टिकुलर मॉलिक्यूल मेजो है, डायस्टेरियोमर है, एनेंशियोमर है, क्या है, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन कराने से पहले मुझे ये करना जरूरी था ताकि आपको ये समझ में रहे, अच्छे से क्लियर कट समझ में रहे कि कैसे किसी मॉलिक्यूल को हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते हैं, पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको बस मैं यही बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक एक करके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप ध्यान से देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, क्योंकि हमने कायरल कार्बन लिया है, और ये जो कार्बन है, दिस कार्बन शुड बी sp3। और अगर ये कार्बन बेटा sp3 होगा तो हमें एक चीज़ पता है, ये हमेशा क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। कैसा होगा, नॉन प्लेनर होगा। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है तो इसको हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करें कि नॉन प्लेनरिटी भी समझ में आए और मॉलिक्यूल पूरा हमें दिखाई दे दे। तो इसीलिए इस मॉलिक्यूल का जब हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो वी हैव टोटल 4 टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मैं चारों को लिस्टिंग कर रहा हूँ, कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हुए पूरा दिखाऊंगा। सबसे पहला है आपका फ्लाइंग वेज बोलते हैं, इसको या तो फ्लाइंग वेज बोल लो या तो बोला जाता है वेज डैश प्रोजेक्शन, ठीक है। पहला है आपका फ्लाइंग वेज और वेज डैश प्रोजेक्शन। दूसरा है आपका फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, कोई किसी से कम नहीं है, सबको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तीसरा जो हमारा है दैट इज सोहॉर्स प्रोजेक्शन। थर्ड वन इज सोहॉर्स प्रोजेक्शन, सोहॉर्स प्रोजेक्शन। और जो हमारा चौथा है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो ये हमें 4 टाइप के प्रोजेक्शन है जिनसे हम मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देयर 4 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, वी कैन रिप्रेजेंट आइदर इन द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन और इन फिशर प्रोजेक्शन और इन सोहर्स प्रोजेक्शन और इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। इन्हीं चारों में से किसी एक में हम लोग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबके अपनी अपनी खासियत है, सबका अपना अपना क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो हम देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। अब किसको किसको इसके बारे में आइडिया है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के बारे में किसको किसको आइडिया है कि इसमें क्या दिखाया जाता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लाइंग वेज को। तो देखो, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी मॉलिक्यूल को 3D रिप्रेजेंट करने का। अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, आप चाहते हो उसको 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना, तो 3D रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है। तो इट इज द बेस्ट मेथड, इट इज बेस्ट मेथड फॉर 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ best method for 3D representation of organic molecules, of organic molecules। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो बेहतरीन तरीका है, ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। डैश वेज बोल सकते हो, वेज डैश भी कहा जाता है, फ्लाइंग वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे बेहतर तरीका। अब इसमें क्या होता है, देखो इस स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कार्बन लेते हैं sp3 कार्बन, तो उसमें देखो एक कार्बन प्लेन के ऊपर होता है, दूसरा हमेशा प्लेन के
नीचे होता है और 2 एटम होते हैं हमेशा ऑन द प्लेन। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, सपोज कर लो कि एटम ए जुड़ा है, यहाँ पे एटम बी जुड़ा है, ये सी जुड़ा है और ये डी जुड़ा है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला हमेशा क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, ये प्लेन के आउट होता है, या बोल सकते हैं एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। आउट ऑफ नहीं बोलते, सॉरी उसको गलत बोल दिया मैंने, आउट ऑफ प्लेन नहीं, एबव द प्लेन होता है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। ये कहाँ होता है, प्लेन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, हमेशा प्लेन से ऊपर होगा। और ये क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन से बाहर होता है। ठीक है, और बाकी के 2 एटम बच गए सी और डी, ये हमेशा कहाँ होते हैं, प्रेजेंट ऑन द प्लेन। ये दोनों कहाँ होते हैं, प्लेन पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो दीज टू आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो 2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं इसमें, जो टेट्राहेड्रल कार्बन है ये आपका होता है कायरल सेंटर। और इस कायरल सेंटर पे अगर हम देखा जाए तो आपको देखेगा कि एक एटम हमेशा क्या होता है, प्लेन के ऊपर जा रहा होता है। जैसे मान लो कि आपके 4 एटम है, ठीक है, इन चारों में 2 ग्रुप ये लगा है, तो 2 क्या होगा प्लेन पे और एक प्लेन के क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा। ये प्लेन के ऊपर जा रहा होगा और ये वाला प्लेन के नीचे। देखो टेट्राहेड्रल में आप क्या देखोगे कि ये आपके 2 एटम है ना, ये दोनों प्लेन पे हैं। एक एटम क्या होगा, आपके आंखों के साइड जा रहा होगा, दूसरा हमारे साइड आ रहा होगा। तो आप देखोगे ओवरऑल क्या होगा, 2 एटम प्लेन पे ऐसे प्लेनर हो जाएंगे। एक इसके ऊपर उठ रहा होगा, जिसको मान लो हमने ये मार्कर ले लिया, ये अबव जा रहा है, और एक इसके जस्ट कहाँ जा रहा होता है, नीचे जा रहा होता है। तो अगर आप टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाओ तो 2 एटम प्लेन पे दिखेंगे, एक प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट होते हुए, एक प्लेन के नीचे प्रोजेक्ट होते हुए। तो ये प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल को हम 3D में रखते हैं और अगर वो sp3 हाइब्रिड है, तो sp3 हाइब्रिड मॉलिक्यूल हमेशा आपको क्या दिखाई देगा, इसमें एक बिलो द प्लेन होगा जो दिखाई नहीं देगा, एक एबव द प्लेन होगा जो आइज आपके आंखों की तरफ आता है, और 2 होते हैं जो सेम प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं जिस पेपर पे हम लोग रखते हैं। तो बेसिकली इस रिप्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनली प्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल को हम 3D में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये स्ट्रक्चर जैसे आपको दिया गया है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ। इसमें क्या है, OH प्लेन के ऊपर आ रहा है, ये OH क्या हुआ, प्लेन के ऊपर आ गया। यहाँ पे ये वाला H क्या हो गया, प्लेन के नीचे चला गया है। ठीक है ना, ये एटम क्या है, अगर ये मेथिल मान ले तो ये प्लेन पे था, और ये वाला ग्रुप भी क्या है, ऑन द प्लेन। सिमिलरली यहाँ का देखो, यहाँ का जो OH है वो प्लेन के नीचे दिखाया जा रहा है, और यहाँ का जो ये H है वो कहाँ है, प्लेन के ऊपर है। तो अगर कार्बन sp3 है और कायरल सेंटर रखा हुआ होगा, तो आप देखोगे कि उसके 2 एटम प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं और 2 एटम क्या होते हैं, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का फ्लाइंग वेज में। ठीक है, तो फ्लाइंग वेज आप हमेशा देखिएगा 2 एटम प्लेन पे होते हैं, एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है, इसका इंपॉर्टेंस है जब हम मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, टू डिटरमिन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमिन करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा, एलिमिनेशन, जब हम एलिमिनेशन करने जाते हैं, एलिमिनेशन पढ़ते हैं, तो ड्यूरिंग एलिमिनेशन क्या होता है, आप सबको पता होगा कि 2 ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर। तो यहाँ से हमें पता लगाना होता है क्या 2 छूटने वाला ग्रुप आपस में एंटी है, टू डिटरमिन द रेट ऑफ एलिमिनेशन, तो यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल का रेट ऑफ एलिमिनेशन डिटरमिन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी देखोगे ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई देगा, आपको एक प्लेन के ऊपर दिखाई देगा, एक प्लेन के नीचे,
और दो एटम क्या होंगे, हमेशा ऑन द सेम प्लेन प्रेजेंट होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपका सिंपल क्या होता है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन होता है। दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे फिशर प्रोजेक्शन। दूसरा क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, अब देखो इसमें ना थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझना बड़ा ही ज़रूरी है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो बेस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of representation of 3D molecule into 2D plane, 3D molecules into 2D plane। ठीक है, इसमें आप किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में बना सकते हो, 2 डायमेंशनली बना सकते हो। जो 3D मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाते हैं, 2D में आ जाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सिंपल ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिशर प्रोजेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपका बनाता है एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। तो फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज प्रेजेंट इन फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमेशा एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको कहीं पे फिशर दिख रहा है तो फिशर एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप बात करोगे फिशर प्रोजेक्शन की, फिशर प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन। तो एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, जो कि 2D होता है। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन में दो लाइंस होते हैं, ठीक है, एक होता है वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, एंड सेकेंड वन इज ऑलवेज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या होता है आपका, वर्टिकल लाइन। दिस वन इज वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब आपके पास दो टाइप के लाइन है, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा है आपका वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन दोनों लाइन से क्या पता चलता है। तीसरा जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन जहाँ पर जो क्रॉस कर रहा है, ये वाला सेंटर जो होता है यहीं पे आपका प्रेजेंट होता है कायरल सेंटर। तो ये हमेशा यहाँ पे क्या होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको पाया जाएगा कायरल सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कायरल सेंटर पाया जाता है। अब हम देख पा रहे हैं जैसा कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एक वर्टिकल लाइन हो गया, और एक हो गया वहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, एंड दैट क्रॉसिंग लाइन इज कायरल सेंटर। अब इन दोनों लाइनों में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट्स टुवर्ड्स द वीवर। जैसे जो वीव कर रहा है, जहाँ से मॉलिक्यूल को देखा जा रहा है, मान लो कि यहाँ पे आँख लगा दिए, ठीक है, ये आपके आईज होंगे। तो यहाँ पर अगर आँख लगा होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वीवर के साइड होगा। तो जो वीवर के साइड होता है वो क्या दिखाई देगा आपको, बोल्ड दिखाई देगा। तो दिस इज ऑलवेज प्रेजेंट, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर, जिधर वीवर बैठा होगा, ठीक है, उधर ही ये प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स द वीवर। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर। ये हमेशा वीवर से क्या होता है, दूर होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पास होता है और वर्टिकल लाइन कहाँ होता है, दूर होता है।
हाँ, ये डिपेंड करता है देखने वाले पे भी, वो कहाँ से देख रहा है। अगर वो नॉर्मल ऐसे खड़ा होकर देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसके पास आएगा, वर्टिकल ऊपर नीचे निकल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, आपके सामने और आपके पीछे आता है। अब कोई छत पर से लटक के देखेगा तो उसको वर्टिकल लाइन आंखों की तरफ दिखाई देगा। तो ये व्यूअर पे भी डिपेंड करे वो किधर से देखता है। जिधर से देखेगा उसको क्या होगा, वो पूरा बोल्ड नजर आएगा, और जहां से नहीं देखेगा उसको क्या दिखाई देगा, वो मतलब आपका डैश लाइन दिखाई देगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ऐसे दिखाया गया है कि कायरल सेंटर अगर यहाँ पे है तो जो टुवर्ड्स द वीवर होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये आपका कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वर्टिकल लाइन क्या होता है, डैश डैश, जो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्टिकल लाइन कहाँ है, अवे फ्रॉम द प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, टुवर्ड्स द वीवर एंड ऑन द प्लेन, या एबव द प्लेन बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका देखिए क्या है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे आपका वीवर बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा है, वीवर बैठा है, जिसका आँख क्या है, दिख रहा है, जिसको आँखों से दिखाई देगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो वीवर बैठा था उसके साइड आपका ये लाइन है हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वाला लाइन कहाँ होता है, हमेशा अवे होता है। ये कंप्लीट एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल को अगर फोल्ड करोगे तो फोल्ड क्या होगा, जस्ट एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगे। एक्लिप्स का मतलब ऐसे फैला हुआ है, जब फोल्ड होगा तो सारा का सारा क्या होगा, दूसरे के ऊपर जस्ट ओवरलैप कर जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स। तो ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर को बताता है, ये कंप्लीट क्या है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक्लिप्स स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आपने देखा होगा कई सारे कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कई सारे कंपाउंड आपने देखे होंगे। आप ये देखे थे ना, मीजो टार्टारिक एसिड, मीजो टार्टारिक एसिड। तो दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज सिंपली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हो तो ये फिशर प्रोजेक्शन था मीजो टार्टारिक एसिड का, मीजो टार्टारिक एसिड का ये फिशर प्रोजेक्शन था, ठीक है। यही अगर हम मीजो टार्टारिक एसिड को फ्लाइंग वेज में कर देते तो फ्लाइंग वेज में देखो बेटा क्या आता, फ्लाइंग वेज में हमें क्या दिखाई देता, एक OH प्लेन को ऊपर रखते है ना, एक OH को क्या कर देते, प्लेन के नीचे कर देते। यहाँ पे क्या होता, OH को प्लेन के नीचे कर देते, ठीक, और यहाँ पे H को प्लेन के ऊपर कर देते। तो सेम ही मॉलिक्यूल है, बट दिस मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट मैनर, है ना, दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट मैनर। ये आपको किस में है, फ्लाइंग वेज में, ये आपका किस में, फ्लाइंग वेज में हो गया। ये आपका किस में था, मीजो टार्टारिक एसिड, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। तो ये दोनों फॉर्म देखोगे, दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है, और दोनों का इंपॉर्टेंस हम लोग देखते चलेंगे। आगे इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पूरा आपको समझाऊंगा भी। मेरा पूरा कोशिश है आपको एक एक चीज़ समझ में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आया फिशर का। अब फिशर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उसको जरा रट लेते हैं। रट लेते हैं का मतलब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन का सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल, सपोज करो दिस इज द मॉलिक्यूल, है ना, ये आपका H हो गया, ये हो गया OH, और ये हो गया आपका CH2OH, ठीक है, दिस इज CH2OH। अगर इस मॉलिक्यूल को हम 90 डिग्री पर रोटेट कर दें, 90 डिग्री पर रोटेट कर लें, तो क्या मॉलिक्यूल क्या प्रोड्यूस करेगा, अगर इस मॉलिक्यूल को हम 90 डिग्री पर रोटेट करें तो ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है। दूसरा पॉइंट, इसको हम 180 पर रोटेट करें तो ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है। अगर हम 90 डिग्री पे इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनैंशियोमेर मिलेगा, डायस्टेरियोमर मिलेगा, या आइडेंटिकल मिलेगा, बताइए। यहाँ ए जो होगा वो क्या होगा, फिर ए को फर्दर हम 90 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। इसको 180 पर रोटेट किए, वर्टिकल, ठीक है, इसको पहले वर्टिकल 180 डिग्री पर रोटेट कर लो तो ये पी मिलेगा, ठीक है। फिर इस पी को फिर से क्या कर लेंगे, 180 पर रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करना, हॉरिजॉन्टल करना, तो यहाँ पे क्यू मिलेगा। तो बताना है आपका पी क्या था, क्यू क्या था, इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में पी क्या है, इनैंशियोमर है,
आइडेंटिकल है। डायस्टेरियोमर तो हो नहीं सकता क्योंकि डायस्टेरियोमर होने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, है ना। इसमें बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको दोनों बताना है। तो स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको समझ में, अगर 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे हम लोग तो 90 डिग्री रोटेशन से देखिए ये वाला यहाँ चला आएगा, है ना, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला आएगा। ये आएगा जब हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे मॉलिक्यूल को। तो 90 डिग्री के रोटेशन से हमें क्या मिल रहा है कि वी आर गोइंग टू ऑब्टेन CHO इज हेयर, OH इज हेयर, CH2OH इज हेयर एंड H इज हेयर, है ना, ये मिलेगा। फिर से इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देते तो हमें लास्ट में फाइनल क्या स्ट्रक्चर मिलता कि CH2OH यहाँ आ गया, है ना, CH2OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया और ये जो हमारा CHO था वो CHO यहाँ पे आ गया। तो आपको ये मेरे को ये बताओ, ये A था और ये था B, A का फाइनल जो हमारा स्ट्रक्चर, मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है किसी से, इसको मान लेते हैं हम लोग X, स्टार्टिंग मटेरियल को हमने मान लिया X। तो X को अगर 90 डिग्री रोटेट कर ले तो A बनता है, A और X में क्या रिलेशन है। फिर X को हमने फर्दर 90 डिग्री पर रोटेट किया तो B मिलता है, तो X और B में क्या रिलेशन है। एंड देन आपको बताना है कि इसको हम 180 डिग्री पर वर्टिकल रोटेशन करा देंगे। तो जब 180 डिग्री पर वर्टिकल रोटेशन कराओगे तो आपको बताना है क्या बनेगा। तो यहाँ बन जाएगा CH2OH, ये हो जाएगा CHO, OH, H अपनी जगह रहेंगे क्योंकि हमने वर्टिकल प्लेन से रोटेट कराया है, और ये P हो गया। अब जब Q बनाएंगे हम लोग तो Q को इस बार क्या करना है, रोटेशन। इस रोटेशन में कोई चेंज नहीं लाना है, हमको चेंज लाना है केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वालों में। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH2OH इधर बन जाएगा और यहाँ बनेगा CHO। तो अब आपको बताना है सबका रिलेशन, X और A में क्या रिलेशन है, X और A आपस में क्या है। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, X और B अब आपस में क्या है, ठीक है, X और P आपस में क्या है, और X एंड Q आपस में क्या है। चलो कोई है आंसर करने वाला, कोई वीर बहादुर जिसको लगता हो कि हाँ ये तो मेरे समझ में आ गया, तो जल्दी से बताइए किसको लग रहा है क्या क्या आंसर आएगा। कोई बता सकता है तो जल्दी बताओ। एनीवन, कोई है वीर बहादुर। ए और एक्स आपस में क्या है भैया, RS कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता होगा, थोड़ा सा पीछे कभी पढ़ा है तो निकालो, तुरंत आंसर आ जाएगा। सबसे पहले कंपाउंड का ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है कि S है। दिस कंपाउंड इज S, है ना, दिस कंपाउंड इज S, और ये इसका मिरर इमेज है क्या, A। तो जरा निकाल के देखो, आपको समझ में आएगा कि इसका क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। निकालोगे ये कंपाउंड आपका R आ रहा है, दिस कंपाउंड इज R। तो आपका S से R जाना आपको पढ़ाया था मैंने, मिरर इमेज बनता है तो क्या बनेगा, इनैंस्यूमर बनेगा। तो X और A आपस में क्या है, इनैंस्यूमर है, इनैंस्यूमर है। यहीं से आपको मैं डायरेक्ट रूल लिखवाने वाला था, बट मैंने डायरेक्ट रूल इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि पहले प्रूफ करके दिखा दें, ठीक है, पहले प्रूफ करके दिखा दें, नहीं तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से दिख रहा होगा पूरा का पूरा। दिख रहा है सबको। बोलो समझ में आया कि नहीं, एक्स एनेंशियोमर है कि नहीं है, एक्स और ए आपस में क्या है, इनैंशियोमर है कि नहीं। मिला एक्स और ए इनैंशियोमर। अब जरा दूसरे में देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलेगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा एस, 1 2 3 रोटेशनल क्लॉकवाइज, ये एस। तो ए और बी आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल। ए और बी आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल। ए और बी आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल। बोलो क्लियर है कि नहीं है सबको, ध्यान से देख के मेरे को बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आपका एस से आर चला गया तो इनैंशियोमर होता है, और एस से एस रह गया, सेम टू सेम रह गया तो क्या होता है, ये
जो सेम टू सेम रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, आइडेंटिकल है ना। क्लियर है कि नहीं सबको, देख लो अच्छे से। अब इसमें आ जाओ, इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन का करोगे तो 1 2 3, ठीक है 1 2 3 किधर जा रहा है, दिस इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज बट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज। तो इसका क्या आएगा, आर आएगा। तो आर और एक्स और पी आपस में फिर से क्या होगा, इनएंस्यूमर हो गए। एक्स एंड पी आपस में क्या हो गए, इनएंस्यूमर हो गए। आर एस निकाल कर चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बी एस आ गया। तो आपको बस बताना ये था ना कि ये रिलेशन क्या है, एक्स का ए के साथ क्या रिलेशन है, एक्स का बी के साथ क्या रिलेशन है, बस आपको ये बताना है। अब जो आपका क्यू बना हुआ है, दिस इज क्यू, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये एस है ना। तो फिर से ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। तो अब यहाँ पे रूल क्या बन रहा है, रूल ये बन रहा है कि अगर फिशर प्रोजेक्शन में किसी मॉलिक्यूल को 90 डिग्री रोटेट करें या 180 डिग्री रोटेट करें तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, इनएंस्यूमर्स होते हैं। या 90 डिग्री रोटेट करो या तो 180 डिग्री रोटेट करो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से, तो आपको जो इनएंस्यूमर मिलता है। और अगर उसी को हम 2 बार 90 90 कर ले या 2 टाइम 180 कर ले तो आइडेंटिकल मिल जाता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 पर रोटेट करके फिर से 180 पर रोटेट कर दिया, देन वी आर ऑब्टेनिंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। अगर 90 डिग्री पे फर्स्ट टाइम रोटेट करते हो तो इनएंस्यूमर मिलता है, फिर से 90 पर रोटेट करते हो तो फिर से क्या आ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोटेशन कितने पे किया गया। अगर 180 पे किया गया तो आपको क्या मिलेगा, इनएंस्यूमर। या तो वर्टिकल करो या तो हॉरिजॉन्टल करो, 90 के बाद फिर 90 करोगे तो आपको आइडेंटिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रूल था जो आपको समझना था। एक्स और क्यू आपस में क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। हाँ जी, अब सही है। पल्लवी चतुर्वेदी ने पूछा है, सर एक्स एंड ए कैसे मिरर इमेज हैं। एक्स और ए मिरर इमेज जरूरी नहीं है मिरर इमेज दिखाई दे रहा हो। या आपको मिरर इमेज में कहाँ बोला कि मिरर इमेज है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। रोटेशन की 90 डिग्री पे, तो जब 90 डिग्री पे मिरर इमेज प्लेन चेंज हो जाएगा ना, एक प्लेन के ऊपर होगा तो प्लेन के नीचे चला आएगा, तो इसको मिरर इमेज हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम इसको मिरर इमेज नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आप एटम्स को एक्सचेंज किए हो, तो वही मेरे कहने का मतलब ये है कि मिरर इमेज कहीं के आपको मिरर लगा कर दिख जाता है, बट हर जगह मिरर नहीं दिखेगा। ए और बी में एक्स और ए मिरर इमेज नहीं दिख रहे हैं, बट इनका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स होता है, वो चेंजेबल नहीं है कि आप अपने हिसाब से चेंज कर दोगे। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का वो जिस फॉर्म में होता है हमेशा वो रिटेन रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट जो आपका रिलेटिव होता है तो रिलेटिव वाला चेंज हो सकता है, बट एब्सोल्यूट कभी चेंज नहीं होता। तो जहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे तो आपको पहचानने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन, जिस पे हम लोग आने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, उसी की पूरी तैयारी हो रही है। फिशर प्रोजेक्शन जो देख रहे हो, न्यूमन प्रोजेक्शन अभी आएगा। फिशर प्रोजेक्शन जो आपने देखा, इसका जस्ट पीछे आपने फ्लाइंग वेज देखा। दीज टू प्रोडक्शंस आर गोइंग टू लीड आरएस एंड डीएल कॉन्फ़िगरेशन। हम उसी को डिस्कस करेंगे इसके हेल्प से। तो ये रिलेशन सबको समझ में आया। आप आरएस निकालोगे आपको रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं सभी को, बताइए। दिस इज ओके, आगे चलूँ मैं। चलो अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर करना। हाँ जी बिल्कुल, आर से एस में चेंज होगा तो इनएंस्यूमर ही होगा। आर से एस में चेंज हुआ तो पक्का इनएंस्यूमर ही था वो। ठीक है, यही तो है, आपको समझना है। आर से एस मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहना चाहिए। पता चला मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल गया तब कहानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी बहुत कुछ नई चीज़ें पढ़ोगे आप लोग। देखिए है कि हर टीचर के पास अपना कुछ ना कुछ होता है जो आपको बताता है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आरएस में आइएगा तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आपको इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। ये मैं जानता हूँ, मेरे को पता है बहुत अच्छे से। आरएस आप मेरे से पढ़िएगा, ज़िंदगी में कभी आरएस भूलेगा नहीं। और इतने टाइप के सिस्टम में आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक बार सीख लोगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। और क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं अभी मेरे पास आएंगे। देखो मेरे साथ एक चीज़ है,
जल्दीबाजी में मैं नहीं पढ़ा सकता। जल्दीबाजी का मीन्स होता है कि चलिए सर जल्दी जल्दी खत्म करिए, नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा जल्दीबाजी है। आराम से पढ़ाऊंगा पूरा सिस्टमेटिकली, एक आपको जिसमें लेकर जाऊंगा उसमें आपको महारत कर दूंगा। तो बहुत जल्दीबाजी जिसको होगा तो वो तो मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ बट करना नहीं चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी बहुत ख़राब होती है, लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत मेहरबानी की बात है, नहीं तो ऑर्गेनिक से ज़्यादातर लोग भागते हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि बेसिक्स हमारे बहुत ख़राब हो जाते हैं, फिर अपने पास भागने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट उल्टा है बेटा। आरएस थोड़ी देर रुके रहो, शिवानी आपको अभी आरएस बता दूंगा, समझ जाओगे पूरा बहुत अच्छे से। आरएस में प्रायोरिटी चूज करनी होती है, पहले प्रायोरिटी 1 2 3 ग्रुप का चूज कर लो, और अगर लोवेस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा तो क्लॉकवाइज को एस लिखना, एंटी क्लॉकवाइज को आर लिखना, और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा तो आर क्लॉकवाइज को आर लिखना और एंटी क्लॉकवाइज को एस लिखना। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर में वो भी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये चीज़ समझ में आया सबको? अच्छा ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ शिवांगी, जो दिक्कत है अभी मैं तुरंत ही क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, आपको क्या लग रहा था उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। आपको ये लग रहा था ना कि जो x है वो r है, चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, r नहीं वो s है। देखो ये CHO है, ये OH यहीं पे था ना, और H यहाँ पे था, और ये है CH2OH, ठीक है। जिसको भी कन्फ्यूजन होगा क्लियर करके चलेंगे, नहीं तो उसको आगे समझ नहीं आएगा ना, तो इसको यहीं से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी 1 देते हैं, तो OH में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको प्रायोरिटी 1 दिया जाएगा, ठीक है। फिर CHO में कार्बन, CHO होता है फंक्शनल ग्रुप, उसमें 2 CO बॉन्ड होते हैं, क्योंकि CO का डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे नहीं होता है, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये सब रूल है, डुप्लीकेटेड होता है, ये 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो सेकेंड प्रायोरिटी वो लेगा, थर्ड प्रायोरिटी लेगा ये, और फोर्थ प्रायोरिटी लेगा हाइड्रोजन। अब रोटेशन आप 1 2 3 कराना होता है, यही मॉलिक्यूल बनाया हूँ, एक सेकंड मेरे को देख लेने दो। यहाँ उल्टा बना दिया ना मैं, OH इस साइड था, मैं OH को बदल देता हूँ। OH इधर है और H इधर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो गया, ये हो गया आपका फोर्थ प्रायोरिटी, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर लो, रोटेशन कर लो, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 जाते हैं, 2 से 3, फोर्थ वाले से कोई मतलब नहीं, बस उससे मतलब है कि प्लेन के कहाँ है। तो रोटेशन देखो जा रहा था क्लॉकवाइज, है ना, ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उसका उल्टा लिखा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो ये एस मॉलिक्यूल था। अब समझ आया? अभी समझ आ गया ना शिवांगी? अब मैं आगे चलूंगा, ठीक है। तो ये आप बस अभी थोड़ी देर बाद समझ जाओगे, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी आया तो जो क्लॉकवाइज को उल्टा लिखना, क्लॉकवाइज आर होता है बट लिखना एस है। अगर वर्टिकल लाइन पे आएगा तो जो रोटेशन आएगा वही लिखते हैं, उसको चेंज नहीं करोगे। अब आप एक बार जाकर रीचेक कर लीजिएगा, जितना मैं बनाया हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो बताता हूँ तीसरा टाइप, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा है सोहर्स प्रोजेक्शन। तीसरा क्या है, सोहर्स प्रोजेक्शन। अब सोहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें सबसे पहली बात ये है कि दिस प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू डिटरमिन द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये कम से कम 2 कायरल कार्बन के लिए अप्लीकेबल होता है, एक कायरल कार्बन पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो दिस इज अप्लीकेबल फॉर द मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम 2 कायरल सेंटर, ठीक है। अप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल हैविंग at least 2 chiral center, at least 2 chiral center, जिनके पास कम से कम क्या हो 2 कायरल सेंटर होता है, उनके लिए सोहर्स प्रोजेक्शन अप्लीकेबल होता है। मैं सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको इथेन से बनाना सिखाऊंगा कि इथेन में कैसे देखते हैं, इथेन से चलेंगे। देखो है क्या, जब भी आप सोहर्स प्रोजेक्शन लिखने जाना, मॉलिक्यूल को हमेशा बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना होता है।
पहले मॉलिक्यूल को क्या करना है, बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में क्या कर लो, रिप्रेजेंट कर लो। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे C2H6 का। हाँ यहाँ पे कायरल नहीं है, बट कोई बात नहीं, कायरलिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है। अभी आपको हम सीख लेंगे नॉर्मल में, फिर कायरल सेंटर को भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होता है बॉन्ड लाइन में। हमेशा इसमें मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंटेड इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो बॉन्ड लाइन में जरा C6H6 को रिप्रेजेंट करा जाए तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें ध्यान से देखिए इसको करना क्या होता है। ये बॉन्ड लाइन में प्रेजेंट करने के बाद दो तरीके हैं, एक मैं बताऊंगा उससे भी काम हो जाएगा, एक जो नोटबुक में दिया है उससे भी काम हो जाएगा, बट मेरा वाला आपको थोड़ा ज़्यादा सरल लगेगा तो कोशिश करिएगा मेरा वाला फॉलो करिए, ठीक है। अगर आप किताब से पढ़ोगे, किताब का भी सब जगह सही दिया है, बट क्या होता है ना, हमें समझ आना चाहिए कैसे बताया गया, वो समझ आ गया तो काम बन जाता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा वो तरीका बताऊँ जो जल्दी समझ में आ जाए। देखो कभी एक चीज़ देखो, सपोज कर लो के वाला जो है ना, ये जिसको तुम देख रहे हो ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इसको मान लो कि सरिया है, ठीक है, सरिया है, इस पे आप अपना दोनों पैर रख के ऐसे खड़े हो, मान लो तुम्हारा मुंडी है, ठीक है, आपका ये मुंडी है। आपको करना क्या है, आपके मुंडी से गर्दन हो रहा है, गर्दन से निकाल कर पैर एक इस पे रख दो अपना पैर, और दूसरा पैर आप इस पे रख दो, खड़े हो जाओ ना बाहुबली बन के। ये तो हाथ रख दिया ना, हाथ नहीं लगाना था, पैर लगाना था, ठीक है। तो पैर यहाँ से लगता है, ये आपका पैर, मान लो ये आपने पैर इस पर रख दिया, ठीक है। इस पे पैर रख के खड़े हो जाओ और इन दोनों को ऊपर उठा लो, इसको भी क्या कर लो, हाथ से पकड़ के अप कर लो, और इसको भी हाथ से उठा के क्या कर लो, अप कर लो, इन दोनों को ऊपर उठा लो। तो जैसे इसको अप करोगे, आप देखो दो चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। ये हाइड्रोजन इसको हम 1 लेबलिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस पे तुम खड़े हुए, वो जिस पे तुम खड़े हो गए पैर रख के, वो बेचारा क्या होगा, दब जाएगा तो नीचे चला जाएगा कि नहीं, वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। H1 कहाँ चला गया, नीचे, और इसको हम बना लेते हैं H2, इसको बना लेते हैं हम H3, है ना। तो H1 नीचे चला गया, इधर का भी क्या होगा, H1 नीचे चला जाएगा, ये H2 है और ये है आपका H3। तो दोनों साइड का H1 क्या, कोई पैर रख दिए तो टेढ़ा हो जाएगा, वजन के साथ आपके ज़्यादा वजन था इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो H1 क्या हो जाएगा, प्लेन के नीचे चले गए। अब उसी टाइम आपने क्या किया है, आपने हाथ से पकड़ के H2 को ऊपर की तरफ उठाए हो और H1 को भी क्या उठाए हो, ऊपर की तरफ। तो ये H2 ये आपका क्या आ गया, ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि आपने उसको हाथ से पकड़ के उठाया। और ये आपका जो H3 था, H2 ये है और ये आपका H3 है, ठीक है, H3 है। तो ये कहाँ चला है, ऊपर की तरफ। सेम केस यहाँ भी क्या होगा, H3 उठ के किधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और H2 कहाँ चला जाएगा, ये अंदर की तरफ था ही, वो अंदर की तरफ रहेगा। तो आपको ये H3 क्या हो रहे हैं, ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ ध्यान क्या देना है, वीवर कहाँ था। अगर मान ले हम सपोज कर लें कि हमारा वीवर जो आंख लगा कर बैठा था वो यहाँ बैठा था, ठीक है, इस साइड। तो जिस साइड ये बेटा बैठे होंगे, इनको हमेशा ये H3, ध्यान से देखना यहाँ पे, इनको जो ये H3 वाला है, ये दोनों मोटा मोटा दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। ये इसकी आंखों के सामने रहेगा, ये दोनों आंखों के सामने रहेंगे, और इसके पीछे कौन चला जाएगा, ये इसके पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये इसको आंखों के सामने नहीं थे। तो तुम्हें ये लगेगा कि सर ये तो फिशर वाला नहीं, ये तो फ्लाइंग वेज जैसा हो गया। तो वैसा ही बस समझने के लिए बता रहा हूँ, आप ये मत मानना कि वो वेज डैश में, बस सिंपल ऐसा मानो कि दिस इज लुक्स लाइक कि हमारा ये प्लेन के ऊपर है, क्योंकि वीवर इधर था, तो वीवर जिधर होगा आंख से दिखाई देगा, उसके जस्ट पीछे का बॉन्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो H2 है, क्योंकि H2 H3 के जस्ट पीछे होगा जो आपको विजिबल नहीं होगा। तो आप देखो ना, ये स्ट्रक्चर जो बना, इस स्ट्रक्चर में दो Y बन रहे हैं ना, देखो ये एक Y जो बन रहा है, दिस Y इज लुक लाइक दिस, जहाँ पे H1 यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये H1 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, H3 हो गया, ठीक है ये, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, H2 हो गया, है ना। तो H1 H2 H3 एक Y के फॉर्म में शेप ले लिया। हमको Y ही बनाना था, क्या बनाना था, Y बनाना था। इन H3 को ऊपर खींच के, H2 H3 को ऊपर खींचा था और H1 को दबा के किया था नीचे।
सेम चीज़ देखो इस कार्बन पे यहाँ भी एक Y बना है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि H1 नीचे है ना, H3 आपका इस साइड है और H2 आपका यहाँ पे है। ये आपका क्या है, H2 है। ठीक है, ये दो वाई बने हमारे। ठीक है, ये दो बेसिकली वाई बने। अब जरा इसको नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ थोड़ा और क्लियर समझाने के लिए। तो जब हम वाई बना रहे थे तो आप देखिएगा हमारे पास दो टाइप के वाई पॉसिबल है। एक वाई जो सीधा है, जिस पे हमने H1 बनाया है ना, जिस पे हमने H3 बनाया और जिस पे हमने H2 बनाया। सिमिलरली एक और वाई इसी तरीके का था, जिस पे हमने H1 बनाया, जिस पे हमने H3 बनाया, जिस पे हमने H2 बनाया, है ना। और ये कार्बन कार्बन को क्या कर दिया, बॉन्ड से जोड़ दिया। देखो ध्यान से। और ये ऊपर वाला था, देखो यहाँ पे ऊपर वाला मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, ये प्लेन के ऊपर साइड है क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। ठीक है, ये परफेक्ट वाई है। और इसको अगर देखें हम तो ये अगर आप देखोगे, वीवर को बुला के बोलो कि चल वीवर बेटा यहाँ से देखो तुम, अब वीवर को बोलो तुम्हें यहाँ से देखना है, तो इसको ट्रायंगल क्या होगा, ये दो ट्रायंगल देखो ध्यान से क्या होगा। मेरे पास थोड़ा पेन का जुगाड़ कर लूँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये रहा, ये वाई आपका देखो, आपके सामने जो वाई है ध्यान से देखना, ये आपका वाई है जो आपको दिख रहा है आंखों के सामने। ये ऐसा वाई है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या, एक मिनट, ये वाई है जो आपको दिख रहा होगा। देखो ये वाई है ना, ये वाई। अब अगर दोनों वाई सेम होंगे, हमने आपको मॉलिक्यूल को वाई ऐसे से जोड़ा, एक वाई आपके सामने ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा वाई भी ऐसे ही रखा है, और दोनों वाई को ऐसे लगा दिया। ठीक है, सपोज कर लो ऐसे हमारा कोई वाई होगा, इस साइड भी ऐसे, एक ऊपर होगा दो नीचे होंगे, तो दोनों वाई ऐसे कनेक्टेड थे, ऐसे आपको प्लेन पे दिख रहा है, ऐसे दोनों कनेक्टेड थे। अब अगर आपके आंखों के सामने हम ऐसे ले आए, ठीक है, तो हमारा देखो ये वाई मैंने आपको बनाया, दोनों अंगूठा ऊपर मान लो, एक अंगूठा नीचे, वाई मान लो इसको, क्योंकि मेरे पास 3 ही पेन है। तो दोनों वाई में क्या होगा, अगर आप ऐसे सामने देखो, ऐसे देखोगे तो 6 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इसको जब अपने आंखों के सामने लेके आइएगा तो दिखेगा कि पीछे के तीनों बॉन्ड इन तीनों ने वाई ने कवर कर लिए। तो जब तीनों कवर अप कर लेगा, इन दैट केस आपको पीछे का दिखाई नहीं देगा। ऐसे को हम बोलते हैं एक्लिप्स करना। हम क्या बोलते हैं ऐसे को, एक्लिप्स करना। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, मतलब एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ढक दिया। ग्रहण का मतलब क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूरज बेचारा दिखाई नहीं देता, तो चंद्रमा क्या करता है, बोलते हो ग्रहण लग गया, है ना, ग्रहण लग जाता है। तो यह एक्लिप्सिंग का मतलब होता है एक एटम क्या करेगा, जस्ट दूसरे एटम के जस्ट ऊपर क्या करेगा, जाके ओवरलैप कर लेगा, जिससे पीछे का एटम दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। अब यहीं पे अगर हम इस मॉलिक्यूल को 180 पर रोटेट कर दें एक को, और दूसरे को रिटेन रखें, तो ये y का पूरा शेप क्या होगा, बदल जाएगा। एक y हमारा एच सच रहेगा जैसे पहले था, H3 यहीं पे रहेगा और H2 यहीं पे रहेगा, बट अगला y पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हमने 180 पर रोटेट किया तो नीचे वाला आ जाएगा कहाँ पे, ऊपर, और जो ये ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और जो नीचे था वो कहाँ चला आया, ऊपर। ये अब आपका क्या होगा, आंखों के सामने दिखाई देगा, ये प्लेन के अंदर चुभ गया, ये कहाँ चला गया, प्लेन के अंदर। ये अभी भी प्लेन के ऊपर था, प्लेन के ऊपर होगा, ये प्लेन के अंदर था, प्लेन के अंदर रहेगा। अब इन दोनों को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री रोटेशन का मतलब ही क्या होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल को 180 पे आप रोटेट करिएगा तो आफ्टर रोटेशन क्या होगा, सबका प्लेन बदल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला क्या होगा, लेफ्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपने जब 180 पर रोटेट किया तो आपको जो ये प्लेन के नीचे था ना H2, तो अभी क्या आ गया, प्लेन के ऊपर आ गया। H3 प्लेन के ऊपर था तो कहाँ चला गया, प्लेन के नीचे चला गया। H1 प्लेन के, ये क्या था, प्लेन पे था बट डाउनवर्ड था, अब ये कहाँ चला गया, प्लेन पे बट अपवर्ड। अब तुम इसको अगर लेके आओगे देखने तो इसमें देखो ना, ये y एक y कैसे है, ये वाला y H3 का y ये है, ये H2 है और ये H1 है, और नीचे वाला y कैसा हो गया, ये y ऐसे हो गया, देखो ना, ये H2 हो गया, है ना, H2 हो गया, ये हो गया H1 और ये हो गया H3,
अब इसमें देखो 6 बॉन्ड आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ऑल 6 बॉन्ड्स आर विजिबल, मतलब कोई भी बॉन्ड एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे हैं। हम दोनों वाई का कलर चेंज कर दें ताकि आपको आसानी से दिख सके। ये वाई रेड की जगह इसको हमने कर दिया ग्रीन, है ना, तो ये वाला क्या हो गया, ग्रीन लाइन। तो एक वाई ग्रीन वाला हो गया आपको ये वाला वाई, और एक वाई आपको रेड जैसा दिख रहा है ना। और इस केस में अगर देखे होते हम, तो इस केस में क्या होता, अगर इसको हम ग्रीन माने होते तो ग्रीन वाला भी वैसे ही होता, है ना, और रेड वाला भी क्या होता, वैसा ही होता। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जस्ट क्या हो जाते, ओवरलैप कर जाते। तो हमें कोई एक ही दिखता, रेड दिखता तो ग्रीन नहीं, ग्रीन दिखता तो रेड नहीं। इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एक्लिप्सिंग। ये H2 हो गया, ये हो गया H3 और यहाँ हो गया H1, ठीक है। तो यहीं पे आपको दिखाई देता किसी के जस्ट नीचे ग्रीन वाला भी क्या होता, इसी के जस्ट नीचे होता। H1 यहाँ होता जो दिखाई नहीं देता क्योंकि ढक लेता, H2 यहीं होता जो दिखाई नहीं देता, H3, H2 यहाँ होता जो दिखाई नहीं देता। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स। और ये जो फैला हुआ है चारों तरफ से क्या हुआ, फैला हुआ, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टैगर्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों फॉर्मेशन, ये कन्वर्जन मैंने कैसे बनाया, यहाँ से इसको कैसे जनरेट किया, ये चीज़ समझ में आया सबको, या कन्फ्यूजन है? कुछ भी हो बात बताइए जल्दी से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो अपने आप क्लियर होगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं सभी को? एक और एग्जांपल लेंगे इसके जस्ट बाद, पहले इसको बता लिया जाए तब। बताइए समझ में आया सबको? ये समझ में आ गया तो एन ब्यूटेन का बनाएंगे। तो और क्वेश्चन करा दो ताकि और जल्दी समझ में आ जाए। एन ब्यूटेन का, ठीक है। एन ब्यूटेन में क्या होता है, अब अगर इसका स्टैगर्ड और हमें वो बताना हो तो कैसे करेंगे, तो देखो ना, एन ब्यूटेन में फिर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे। CH3, इस कार्बन पे यहाँ H लगा दिया, इस कार्बन पे यहाँ H लगा दिया, फिर ये C हो गया, ये H लगा दिया, ये H लगा दिया, और ये लगा दिया मेथिल। फिर हम क्या करेंगे, इस पे अपना पैर रख देंगे तो नीचे चला जाएगा, इस पे पैर रख दोगे नीचे चला आएगा। ये दोनों अप आने वाले हैं, दोनों क्या आएंगे, अप। तो इसका अगर हम स्टैगर्ड बनाएंगे तो हमें इसका स्टैगर्ड कैसे मिलेगा, वी आर गोइंग टू ऑब्टेन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन लाइक दिस, है ना। इसका वाई क्या बनेगा, मेथिल नीचे जाएगा, ये वाला H ऊपर आया, ये H क्या होगा, नीचे होगा। सिमिलरली यहाँ का मेथिल भी क्या होगा, नीचे होगा, ये H ऊपर होगा, और ये H क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा, है ना। तो ये कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है, स्टैगर्ड, क्योंकि मेथाइल मेथाइल को कवर कर लेगा। ये वाला H, इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, तो ये भी H1, ये भी H2, ये H1 हो गया, और ये हो गया H1, ये H2 और ये H2। तो दोनों H2 क्या है, प्लेन के अंदर है, दोनों H1 क्या है, प्लेन के ऊपर हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और दोनों मेथिल ऑन द प्लेन पाए जाते हैं। सभी लोग बताओ, क्लियर हुआ सबको? सभी को क्लियर हुआ? अब इसी का अगर हम, ये क्या है, स्टैगर्ड, ये कौन सा है, एक्लिप्स, दिस इज एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। अब इसी में क्या कर ले, एक बॉन्ड को 180 पे रोटेट कर लो, कितने पे, 180 पे, तो पूरा वाई बदल जाएगा, है ना। H1 प्लेन के अंदर चला जाएगा, H2 प्लेन के बाहर आ जाएगा, मेथिल नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो एक वाई को चेंज नहीं करेंगे, एक वाई वैसे ही रहने दो, ठीक है। ये H1 हो गया, ये हो गया H2, बट इसका दूसरा वाला वाई पलट देते हैं। तो दूसरा वाला वाई जैसे ही पलटोगे अब आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। मेथिल आ गया इधर, H1 आ गया इधर, और H2 आ गया इधर। अब ये एक्लिप्स नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक्लिप्स में क्या हुआ, एक्लिप्स का मतलब हो गया, इसको अगर आप बनाओगे दोनों वाई देखो ना एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ पे कलर चेंज करके मैं समझा दे रहा हूँ, इसको रेड ले लेते हैं। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाना, एक दूसरे के ऊपर जस्ट क्या ना, ओवरलैप कर जाना, इज कॉल्ड एक्लिप्स, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो रेड वाला लाइन भी यही रहता ना, मेथिल यहाँ रहता नीचे, यहाँ रहता H1,
यहाँ रहता H2, है कि नहीं, ये रहता। और आपको ब्लू वाला लाइन लेके आए होते, जो लाइन मैंने अभी बनाया है, तो इस लाइन से आपको क्या दिखाई देता कि यहाँ भी सेम केस था, यही जस्ट एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करते है ना। यहाँ भी मेथिल होता, यहाँ मेथिल होता, यहाँ होता H1, यहाँ होता H2, तो ये आपका ओवरलैप कर जाता, कंप्लीट एक्लिप्स होता। बट यहाँ पे एक्लिप्स नहीं होगा क्योंकि दोनों वाई का शेप क्या है, एकदम अलग है, तो ये आपको एक्लिप्स नहीं दिखाई देगा। एक आपको मेथिल दिखाई देगा ऐसा, एक आपको मेथिल दिखाई देगा ऐसा वाई, और दूसरा वाई आपको दिखाई देगा ऐसा, है ना। तो यहाँ पे एक मेथिल यहाँ हो जाएगा ऊपर, एक मेथिल हो जाएगा कंप्लीटली नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा। ये H, ये H, ये H, ये H, है ना। तो अब यहाँ पे HH भी देखोगे तो क्या होगा, सब H1 एक यहाँ है तो एक H1 यहाँ है, एक H2 यहाँ है तो एक H2 यहाँ है, आप सब ने देखा होगा। ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन है साइक्लो इसका एन ब्यूटेन का, ये एंटी कॉन्फॉर्मेशन यही होता है, दिस इज कॉल्ड एंटी कॉन्फॉर्मेशन। अभी पढ़ाऊंगा पूरा कॉन्फॉर्मेशन जब पढ़ाएंगे तब। बोलो, ये समझ में आ गया सबको? थोड़ा सा लास्ट में नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि हमारा भी यहाँ पर सिस्टम हो रहा है हैंग, ठीक है। तो ये इतना तक सबको क्लियर हुआ? आप सबने देखा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब इसी में क्या करना होता है, एक और बताना ना, न्यूमैन। तो न्यूमैन में कुछ नहीं करना है, देखो न्यूमैन में मैं यही इसी सिस्टम में बता दूंगा। न्यूमैन सिस्टम इसी में बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमैन में क्या होता है। न्यूमैन जब हम लोग पढ़ते हैं तो न्यूमैन में कुछ नहीं करना, बस गोला बनाना है, ठीक है ना। आप इस वाई के बीच में क्या कर लेना, गोला बना लेना। ये दो वाई बना है ना, ये दो वाई के बीच में अपन को क्या करना है, बस गोला बना लेना है, ठीक है। जो भी होगा यहाँ पे इसको क्या कर लो, एक गोला यहाँ बना लो, एक गोला यहाँ बना लो, ठीक है। अब मान लो कि मेथिल हमारा यहाँ था, मेथिल हमारा यहाँ था, H1 ये था और H1 ये था, H2 यहाँ पे था और H2 यहाँ पे था, तो ये आपके गोले हो गए। अब क्या करना है, इसको एक गोले को जस्ट उठा के, जैसे मान लो कि दो गोले हैं ना, ऐसे दो गोले हैं, एक गोले को उठा कर दूसरे गोले पे ले आकर से स्टिक करा दो, चिपका दो। तो अगर इस गोले को ले आकर इस गोले पर रख दोगे, इसको मान लो ये आपका हो गया C2, है ना, ये कार्बन C2 हो गया और ये कार्बन हो गया C3। तो अगर हम इसको, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो हम क्या करेंगे, जिस गोले को ऊपर रखेंगे उसके सभी बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। देखिए ध्यान से, जिस गोले को ऊपर रखा है उसके सभी बॉन्ड हमें दिखाई देते हैं। वो सारे बॉन्ड प्लेन के ऊपर है ना, तो दिखाई देते हैं। तो आपको H1 और H2 यहाँ का दिखाई दे रहा होगा। बट जिस बॉन्ड को हमने प्लेन के नीचे रखा है उसको मैं ग्रीन लाइन से शो करता हूँ, इसको हम मान लेते हैं प्लेन के नीचे है, तो होगा यहीं पे। ये देखो, ये ऐसे होगा, ये यहीं होगा। इसको हम लोग साइड में बस दिखा रहे हैं कि आपको समझ में रहे यहीं पे है, बट वो H1 से क्या है, कवर है। H1 ने H1 को कवर किया है, मेथाइल ने मेथाइल को कवर कर दिया और H2 ने H2 को कवर कर लिया। तो ये आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन है और यहाँ पे आपको एक्लिप्स क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ आपको एक्लिप्स क्लियर दिख रहा होगा। बोलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें न्यूमैन क्लियर दिख रहा है, एक्लिप्स क्लियर दिख रहा है ना। और इसी को 180 पे जब रोटेट कर देते हो तो 180 पे एक बॉन्ड को रोटेट कर दोगे तो पूरा वाई क्या होगा, बदल जाएगा। ग्रीन वाला अपनी जगह रहेगा जिसको आप देख नहीं पाते हो, है ना। तो ग्रीन वाला बेचारा मेथिल अपनी ही जगह था, H1 अपनी जगह था और H2 अपनी जगह था। और हमने क्या कर दिया, ऊपर जो आपको बैगनी कलर का लाइन दिख रहा था उस लाइन को हमने 180 पे घुमा दिया। तो जैसे उसको 180 पर रोटेट करोगे, देखो नीचे का मेथिल चला जाएगा ऊपर, है ना, लेफ्ट का H2 चला जाएगा राइट और राइट का H1 चला जाएगा लेफ्ट। तो इसमें देखो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट स्टैगर्ड, कंप्लीट स्टैगर्ड। अब बोलिए, समझ में आया आपको, दिखाई दिया? इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से 180 पे एक बॉन्ड को हमने सिंपली क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है।
सिंपली 180 पे हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, और आफ्टर रोटेशन हमें क्लियर स्ट्रक्चर मिल गया जो हमें फाइंड आउट करना था। ये सबको समझ में आया? दिस इज द ऑल प्रोजेक्शन फॉर्मूले, ठीक है। अब इस पे हमें क्वेश्चन करना है, तो कल का जो सेशन होगा उसमें बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, इन सारे सिस्टम पे बेस्ड होंगे। आपको उन्हीं में एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल पहचानना है, ठीक है, कि आपस में क्या रिलेशन है। आपको फिशर में भी दूंगा स्ट्रक्चर, आपको न्यूमैन में भी दूंगा, आपको सोहर्स में भी दूंगा, आपको फ्लाइंग वेज में भी दूंगा। आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करके सीखना है। कन्वर्जन कल पहले सिखाऊंगा एंड देन आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। पूरे सेशन में क्वेश्चन होगा, आपको बताना होगा कि कौन सा रिलेशन आपस में ये सब रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आया उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। चलिए सभी लोग आ जाइए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, इसको छोड़ना मत कोई लोग। किसी को कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो हम क्लियर करते चलेंगे। अभी आपको आज पहले मैं ग्रुप बना लूँ, जो ग्रुप आप लोगों से प्रॉमिस किया था बनाने के लिए, आज रात में मेहनत करके उसको मैं बना लूँगा, ठीक है। और बाकी जिसको जो पूछना होगा पूछेगा, सारा कुछ बताया जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, बस ताकि हम लोग भी बेहतरीन करें और बेहतर करते चले, मज़ा आता रहे, क्वेश्चन करने में और मज़ा आएगा। बस थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे आगे तक, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे संपन्न करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको ये सेम लेक्चर कल लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और सावन का पहला सोमवार आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो याद रहना चाहिए कि सावन का सोमवार हम लोग भोलेनाथ की नगरी से पढ़ रहे हैं। मैं वाराणसी से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं तो खुद ही यहाँ पे भोलेनाथ के चरणों में हूँ ही। तो आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। हैप्पी नवरात्रि नहीं चल रहा, हैप्पी सावन चल रहा है, और फर्स्ट मंडे है। सो बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड लेट्स एंजॉय स्टडी, ठीक है। बाकी चीज़ें आती जाती रहेंगी, पढ़ाई और एग्जामिनेशन, और ये पीजीटी का और फॉर्म जो आया हुआ है ये दोबारा तिबारा नहीं आएगा, और आएगा भी तो सीटें बहुत कम होंगी। तो जितना है इसी बार पढ़ के ख़त्म करो, पढ़ के क्लियर कर लो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।